चलो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, वापस रिज्यूम करते हैं। आप लोगों को पता है बच्चे कैश फ्लो चैप्टर क्या है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। बहुत इजी सा चैप्टर है बच्चों कैश फ्लो, ठीक है जी। लेकिन एक शर्त है उसके साथ कि जो मैं कहूँगा उस बात को एज इट इज मान लेना, सवाल बाद में करना, ठीक है जी। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें रटवाऊंगा, उन्हें एज इट इज रट लेना। जैसे जैसे कैश फ्लो खत्म होता रहेगा आपको हर चीज़ का लॉजिक भी मिलता रहेगा, लेकिन आप पहले दिन लॉजिक ढूंढने के चक्कर में रहोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। और एक और बात, खास बात, कैश फ्लो आखिरी मैच हो जाता है। जैसे बैलेंस शीट मैच हो जाती है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस, हाँ भाई क्वेश्चन ठीक है, तो कैश फ्लो भी मैच हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है जी। चैप्टर बुक देना बच्चों, मेरी बुक कहाँ लगे कोई जी, ये दे दो। पढ़ा के ठीक लग रहा है, घर पे पढ़ा हुआ था तब से तबीयत खराब ही हो रही थी। 1 घंटा पढ़ा है, अब सही लग रहा है। अकाउंटिंग रेशियो भी आ रहा है। अकाउंटिंग रेशियो बच्चे अलग चैप्टर है, वो भी एक टूल ही है। आपने अकाउंट से क्या चेक कर सकते हो रेशियो के थ्रू, ठीक है जी। आ रहा है। हाँ ये भी है। लो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो, जिसके चैप्टर के नाम में ही कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस चैप्टर की वेटेज बच्चों 8 मार्क्स है। जो मैंने नहीं बताई वो सीबीएसई ने खुद ही बता रखी है खुल के, मतलब पूरी अकाउंट्स में की है चैप्टर, इसका सीबीएसई ने खुद कह रखा है यही 8 का है। बाकी मैंने आज तक कभी किसी चैप्टर का नंबर नहीं दिया होगा, आपको ऐसा बोलता हूँ 7, 8, 3, 4, ठीक है। चैप्टर 1 में मैंने 3 नंबर बताए हैं, लेकिन वो भी सीबीएसई ने बताया। कहीं सा ट्रेंड है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए 3 नंबर बोल रखे हैं, ठीक है। मैंने कभी बैलेंस पार्टनरशिप वाली बुक में भी कभी नहीं बताया होगा कि भाई चैप्टर इतने का, हमेशा ऐसा कहता हूँ मैं 7, 8 का क्वेश्चन आता है, 3, 4 का आ जाता है। ये भी 1 से 8 का ही है, ना एक कम ना एक ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, जो बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 34 कैश फ्लो का होता है हर साल। लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो होता है, वहाँ के बाद पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके आगे जो पेपर होता है वो पार्ट बी होता है, जो आप लोगों को करना नहीं होता, ठीक है जी। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहीं पे बच्चों। अकाउंट्स देखो ऐसे है हमारे पास, अकाउंटिंग 2 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है जी। इसके लिए तो हमने पूरे बुक पढ़ी ली है, वही पार्टनरशिप वाली और कंपनी वाली से इशू ऑफ शेयर। ये पूरी बुक 60 नंबर की है, एक ही बुक है, एक ही बुक बोलते थे पहले, एक ही आया करती थी। फिर बुक मोटी होने की वजह से उसने वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 1 कर दिया था, ठीक है जी। लेकिन एक ही बुक है 60 की। ये बुक 20 मार्क्स की है। अब मुझे कुछ स्टेट में क्या होता है, इसमें जो 20 मार्क्स की बुक है, कुछ स्टेट में इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लो या ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लो। मोस्टली स्कूल्स ने, हमारे वालों ने बच्चे ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये वाली बुक सेलेक्ट कर रखी है, ये वाली बुक का नाम भी यही है। कुछ स्टेट में इस वाली बुक को प्रेफरेंस नहीं देते, इस वाली बुक को प्रेफरेंस देते हैं। ये थ्योरी वाली बुक है, मतलब कंप्यूटर थ्योरी है, ठीक है जी। ये भी तो अकाउंट्स के बारे में बच्चे ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। अकाउंट जब पेपर मिलेगा आपको तो इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक ये भी पूरी होगी, और दूसरी तो जहां आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 34 दिए कैश फ्लो वाला, उसके आगे पेपर आपके किसी भी काम का नहीं है। कभी आप उसे भी पढ़ लो, कह रही है क्या आ गया, हाँ हो जाता है बच्चों के साथ। मैं दिखा देता हूँ, उसका देखो अकाउंट्स का पढ़ाई हुआ है। ये बात मैंने पहले कहीं एक बार बताई नहीं थी, तो उस साल के बच्चे क्या कन्फ्यूज हो गए। देखो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट 34 है, ठीक है जी। इसके बाद ये यहाँ से ये पार्ट बी में ऑप्शन 2 आ जाता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो ये आपको नहीं करना, तो बच्चा इसे ही पे ले आता है, कह रहे 34 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है जी। वो इसे ही पेल देता है, कह रहा है ये ले MCQ, मतलब अपना पेपर पूरा नहीं हो, ये भी कराया। और फिर क्या, नहीं बच्चे ये थ्योरी है, तो थ्योरी प्योरली थ्योरी है। अब मैं इस बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है, आपको कहूँगा थ्योरी याद कर लो, आप वो एक पेज चैप्टर नहीं याद करोगे। और आप लोगों का हालत बहुत अच्छी है, मैं कई दिन से कह रहा हूँ याद कर लो, कर ली याद आपने थ्योरी, कर ली याद, नहीं हो पाती याद थ्योरी, ठीक है जी। एक पेज नहीं याद कर पा रहे आप, भाई मेरे कहने भी वो पेज याद कर लो, तो पूरी बुक 20 नंबर की कैसे याद कर लोगे आप। तो बेटर है कि हमारे पास यही वाला ऑप्शन है, लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हम करते हैं,
ठीक है जी। 15 नंबर की वो है, मतलब सारी बुक थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली एक पेज ही तो याद करना है, वो याद कर लेना, ठीक है जी। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन होता है कैश फ्लो का, जो 6 नंबर का आता है, और बाकी एक नंबर के 2 MCQ हैं जो आते ही आते हैं, 2 ही MCQ आएंगे और कैश फ्लो से ही होंगे वो, ठीक है जी। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं तो MCQ कैसे पूछेगा, क्योंकि 2 ही पूछेगा। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने कहा सर हमने तो 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, वहाँ तो आपने कभी बनवाया नहीं है। मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनी को बनाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर पहले कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो भी देना है। इसीलिए जो आप लोगों ने फाइल बनाई होगी ना, अगर आपने बना ली होगी या कहीं से कॉपी मारी होगी, देखा होगा पलट के, तो उसमें आपने पहले ट्रेडिंग, पहले PL बनाया होगा, फिर बैलेंस शीट, एक और चीज़ बना रखी होगी, कैश फ्लो भी बना रखा होगा, वो यही है, ठीक है जी। तो कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप कोई ज़रूरत नहीं, वो बनाती है, इसलिए ऐसा नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप बना नहीं सकती, बनाती नहीं है। जो चीज़ कंपलसरी है वो कोई काम करता है, कोई भी नहीं करता, ठीक है जी। तो परसेंटेज में बनता है ना, नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे क्या बताएगा आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक ही चीज बताएगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, और कुछ नहीं बताएगा। मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना, और कुछ नहीं बताएगा। तो आपने सर पैसे का आना जाना तो मुझे कैश बुक भी बता देती थी, 11th क्लास में बनाती थी बच्चे, वो बताती थी, लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या कर रखा है, हमने कैश के फ्लो को 3 भाग में तोड़ रखा है। पहला फ्लो आता है जो बिजनेस के अंदर, हम उसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि बच्चे बिजनेस में जो पैसा आ सकता है वो बिजनेस के ऑपरेशन से आ सकता है। जैसे बच्चे मेरी दुकान है कपड़े बेचनी, या मेरी कंपनी मान लो, दुकान की बोलूँ मैं कंपनी बोल लेता हूँ, कपड़ा बेचती हूँ, मेरी रेमंड कंपनी है, ठीक है, हम कपड़ा बेचते हैं। तो रेमंड के पास पैसे कैसे आते होंगे, माल बेच के। पैसे कैसे जाते होंगे, माल खरीदने में, ठीक है जी। उधार पे खरीदूंगा, कुछ टाइम बाद पैसे दूंगा, जब कपड़े बेचूंगा तो पैसे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पैसा आना जाना बिजनेस के ऑपरेशन से, कि बिजनेस रन कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की सैलरी जा रही है, बिजली का बिल जा रहा है, फैक्ट्री चल रही है, मजदूरों को तनख्वाह जा रही है, ठीक है जी। तो वो सब ऑपरेशन से है, ठीक है। तो बिजनेस में पैसा आ भी सकता है इसी ऑपरेशन से, और बिजनेस में पैसा जाता भी है। दूसरा जो बिजनेस में अंदर पैसा आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट से, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। अब इन्वेस्टिंग क्या हो गया, बच्चे मेरी फैक्ट्री है, अब बच्चे मुझे एक और फैक्ट्री लगानी है, मेरा काम बढ़ गया, रेमंड्स की भाई फैक्ट्री, कपड़ा हर कोई डिमांड कर रहा है, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, सहारनपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री लगा लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैंड लेनी पड़ेगी, या अगर लैंड किराए पे भी लेनी पड़ेगी, फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, फील्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है जी। नया स्टोर खोलना पड़ेगा, जैसे अब यहाँ खुला हुआ है एक स्टोर, तो मान लेते हैं कि भैया हम अपना स्टोर खुद खरीद के ही लगाते हैं, हम स्टोर किराए पे लेते नहीं, हम पहले लैंड एक्वायर करते हैं और फिर हम स्टोर डालते हैं अपना। तो भैया बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी उसके लिए, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। जब मैं वो लैंड बिल्डिंग खरीदूंगा तो पैसा जाएगा, और जब मैं उन लैंड बिल्डिंग को बेचूंगा तो पैसा आ जाएगा। तीसरी एक्टिविटी है बच्चे बिजनेस के अंदर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि बिजनेस के अंदर मैं किसी से उधार पे पैसे ले सकता हूं। जैसे अभी आपने करंट लायबिलिटी पढ़ी है, नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ी, ठीक है जी, वो सारी उधारी तो है। आपने बैंक से लोन ले लिया, पैसा आ गया, ठीक है जी। आपने किसी को पैसे दे दिए, पैसा चला गया, जिससे आपने उधार लिया तो उसे पैसे दे दिए, ठीक है जी। आपने शेयर इशू कर दिए, पैसा आ गया। आपने डिबेंचर इशू कर दिए, पैसा आ गया। आपने डिबेंचर रिडीम कर दिए, पैसा चला गया। अब ये सब टर्म आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, रिडम्पशन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से बताएंगे, रिडीम का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। तो बिजनेस के अंदर 3 जगह के अलावा और पैसा नहीं आता, या तो बिजनेस के ऑपरेशन से आएगा, या तो आएगा या जाएगा, ठीक है जी। या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पैसा आएगा या पैसा जाएगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। या बिजनेस में पैसा, उधारी का पैसा आ सकता है या पैसा जा सकता है, उधारी फाइनेंसिंग, ठीक है। जिस आप कभी आप सुना भी होगा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि हमारा काम तो फाइनेंस का है। फाइनेंस का काम क्या होता है, क्या लगता है, लोन देना, उससे पैसे कमाना, ठीक है जी। लोन देना उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी शुरुआत के शायद मैं 1 हफ्ता तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं, ठीक है जी। फिर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूंगा 2 या 3 दिन,
फिर मैं एक दिन फाइनेंसिंग की बात करता हूँ। जब ये तीनों एक्टिविटी आपको आ जाएंगी, फिर से इनको कंबाइन करके एक क्वेश्चन आता है पूरा बड़ा सा। जैसे आपको याद हो 11th क्लास से पहले मैंने आपको ट्रेडिंग पढ़ाया था, फिर पीएल पढ़ाया था, फिर बैलेंस शीट पढ़ाई थी, फिर एडजस्टमेंट पढ़ाई थी, फिर तीनों को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया था। तो ऐसे ही चैप्टर है, पहले ऑपरेटिंग समझानी पड़ेगी, फिर इन्वेस्टिंग समझानी पड़ेगी कुछ दिन, फिर फाइनेंसिंग समझानी पड़ेगी, फिर तीनों को साथ चलाना चाहिए। कैश इक्विवेलेंट क्या है? अब वो लास्ट की बात है, ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो लास्ट की बात है। स्टार्ट करें चैप्टर। अब बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। मेरे लिए बच्चों आप सब पेज नंबर आप सब आ जाओ पेज नंबर 6.9 पे। ये फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिख रहा है बच्चों पेज नंबर 6.9 पे। दिख गया? ये फॉर्मेट आप सबको याद हो जाना चाहिए। आज नहीं, ये मैं याद कराता हूँ धीरे धीरे कैसे याद होगा, ठीक है जी। ना ना ना, ये मैं ये याद करने में दूंगा, ये मैं जैसे रोज बनाऊंगा क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे बच्चे आप लोगों को ट्रेडिंग के आइटम कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पता लग गया था वेजेस कहाँ जाती है, सैलरी कहाँ जाती है, इंश्योरेंस कहाँ जाता है, पीएल के भी आइटम याद करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, फिर बैलेंस शीट के आइटम भी याद करने की जरूरत। अब आपको बेसिक समझ है कि यार ये तो एसेट है, ये तो खर्चा है, ये तो ट्रेडिंग का खर्चा है, ये पीएल का खर्चा है, वो चीज़ अब आपको अभी भी याद होगी। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये भी बेसिक है, याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। फॉर्मेट हम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, दो अमाउंट के कॉलम चलते हैं इसमें, ठीक। लो जी, ए मैंने बताया 3 एक्टिविटी होती है ए बी सी। तो ए को बोलते हैं ऑपरेटिंग, बी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग, सी को बोलते हैं फाइनेंसिंग। स्टार्ट होगा क्वेश्चन हमेशा यहीं से ही, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। फिर इसके अंदर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। फिर इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, वो क्या चीजें होती हैं मैं आपको बता देता हूं। लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, ऐड कर लेते हैं हम। लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी, हम ऐड कर लेते हैं। क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐड कर लेते हैं हम गुडविल का राइट ऑफ होना, ठीक है जी। और भी बहुत सारे आइटम आते हैं जो आपने बुक में देख भी लिए होंगे, ठीक है जी। कुछ चीज़ें हम लेस भी करते हैं। क्यों लेस करते हैं मैंने कोई रीज़न नहीं दिया, बस मैंने कहा ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं उसका रीज़न धीरे धीरे मिलता रहेगा। लेस भी हम कुछ आइटम करते हैं लाइक डिविडेंड इनकम, लेस करते हैं हम इंटरेस्ट रिसीव, गेन ऑन सेल लेस करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, मतलब एक तरह से हम उल्टा सा चल रहे हैं, आमदनी को घटा रहे हैं और फायदे खर्चों को लेस कर रहे हैं, ठीक है जी। जब हम इसे मैं बोलता हूं बच्चे स्टेप 1, ये मेरे लिए है, ये स्टेप 1 है। ये इस पूरे तामझाम को हम बोलते हैं। इससे पहले बच्चे यहाँ लाइन आती है, इस लाइन लिखना भूल गया मैं, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। इस पूरे तामझाम को जब मैं इसे बोलता हूं स्टेप नंबर 2, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 में जब मैं स्टेप नंबर 2 जोड़ लेता हूं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है जी। मतलब इसमें ये जोड़ के तो यहाँ पे एक आइटम आ जाएगा, फिगर आ जाएगी।
फिर हम इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया CA, या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब मुझे एक आधे एसिड्स का नाम बता दो, आप लोगों को याद होंगे बहुत सारे एसिड्स के नाम तो याद हैं आपको, कोई भी एक दो नाम बता दो ऐसे है। अबे एसिड की बात कर रहा हूँ, करंट एसिड की। लैंड बिल्डिंग तो नॉन करंट है, मैं करंट एसिड्स की बात। कैश छोड़ दो, डेटर, इन्वेंट्री। अच्छा एक दो लाइबिलिटी का नाम ले दो, लाइक क्रेडिटर, बीपी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है जी। फिर हम कुछ चीजें लेस करते हैं। लेस इसका अपोजिट करते हैं। जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन को बिल्कुल उल्टा करके बोल लो। ये इंक्रीज डिक्रीज है तो क्या बोल लेंगे? इंक्रीज। इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL, ठीक है जी। एक आधे का नाम बता देता हूँ, लाइक मैं प्रीपेड एक्सपेंस, लाइक BP, ठीक है जी। और भी कुछ आ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक एसेट लिख दिया, एक लायबिलिटी लिख दी। जब बच्चों मैं इसमें से ये इस स्टेप नंबर इसे मैं बोलता हूँ, इस पूरे को स्टेप नंबर 3, ठीक है जी। इस आइटम के अंदर जब मैं स्टेप नंबर 3 को ऐड वालों को ऐड और लेस वालों को लेस करता हूँ तो मेरे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर मैं इसमें लेस करता हूं इनकम टैक्स पेड, वो भी कौन से वाला? प्रीवियस ईयर का, ठीक है जी। इसे मैं बोलता हूं स्टेप नंबर 4। इसमें ऐड करके ये एक फिगर आ जाएगी। फिर इसमें स्टेप नंबर 4 में लेस करूंगा, ठीक है जी। फिर मेरे पास आ जाएगा, जो आएगा उसे मैं बोल लूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यूज्ड इन या फ्लो फ्रॉम, या फ्लो फ्रॉम का होगा, फ्लो फ्रॉम आएगा अगर प्लस आएगा, लाइन लिखनी है फ्लो फ्रॉम अगर प्लस है, यूज्ड इन लिखना है अगर माइनस है, ठीक है जी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी, मुझे अच्छे से बताया। जो भी मैंने बताया आपको कुछ समझ में नहीं आया, बस मैंने एक कथा लिख दी इस पे और आपने सिर्फ देख लिया मेरे कहने पे और हाँ हाँ कर दी। ये समझ में आएगा भी नहीं ऐसे। मुझे आपको ये चैप्टर स्टेप बाय समझाना पड़ेगा। आज का फोकस मेरा सिर्फ स्टेप नंबर 3 पे है। पहले मैं स्टेप नंबर 3 सिखाऊंगा, टाइम बचेगा फिर मैं स्टेप नंबर 2 बताऊंगा। आज 1 आज मैं नहीं बताऊंगा। फिर मैं आपको कल स्टेप नंबर 1 बताऊंगा और फिर हमारा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करें जी, ठीक है जी। बस इतना ध्यान रखना कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया, ये फॉर्मेट इसी सीक्वेंस में रहेगा, कुछ चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो सकती, ठीक है जी। मैंने कैसे लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, स्टेप नंबर 1 है। इसमें फिर हम एक लाइन लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, इन्हें मैं ऐड लेस करता हूँ। क्यों ऐड करता हूँ, क्यों लेस करता हूँ, मैंने कोई रीजन नहीं दिया, बस मैं कह रहा हूँ ऐड करता हूँ तो ऐड करता हूँ, ठीक है जी। इसमें मैं ऐड करके एक फिगर आएगी, इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें फिर हम स्टेप नंबर 3 लगाएंगे। स्टेप नंबर 3 के 2 शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे एज इट इज, डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL, या अपोजिट बोलूँ इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL। जब मैं ऐड लेस करने के बाद फिगर आएगी उसे हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर क्वेश्चन में टैक्स है तो टैक्स लेस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। गुड, जल्दी से आप मेरे पास स्टेप 3 सीखने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ो। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 जो दिए हुए हैं 1 से लेके 5 तक वो थ्योरी वाले हैं। जो 1 से 2 नंबर का MCQ आता है वो MCQ भी तभी कवर होगा जब आपको कैश फ्लो बनाना आता होगा, ठीक है जी। सब कर दीजिए, गुड। चलो जी पढ़ो मेरे लिए, कौन पढ़ेगा? है ना इलस्ट्रेशन 6? क्या इलस्ट्रेशन 6 पढ़ना एक बार?
है जी, क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं दिया हुआ। क्या क्वेश्चन? नई बुक दिखाना, नई बुक दिखा दो मुझे, हो सकता है कुछ नया जुड़ गया हो। 6 नहीं, फिर आपके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन जोड़ दिया गया एक बेकार में। क्वेश्चन डिलीट कर दिया गधे ने, डायरेक्ट ही दे दिया। वो जो पुरानी बुक है सबके पास, हम पुरानी बुक से पहले 6 देखेंगे रजिस्ट्रेशन, पुरानी बुक से ही बनेगा ये। पुरानी बुक निकाल लो, इसके बाद पुरानी बुक है, नहीं है तो इससे शेयर कर लो, पुरानी बुक ले लो, ठीक है जी, पुरानी बुक से ही पढ़ेंगे। ये गलत रजिस्ट्रेशन डिलीट कर दिया इसने, है ना पुरानी बुक सबके पास? कह तो रहा हूँ ले लो भाई, पढ़ो रजिस्ट्रेशन। पढ़ दो, कोई भी एक बच्चा पढ़ दो जल्दी से, तो मेरे पास बुक भी नहीं, जल्दी पढ़ दो। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। कैलकुलेट, क्या पढ़ना दोबारा? कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, निकाल देंगे, पढ़ो। करंट एसेट्स एंड करंट सबसे लास्ट की लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। देखना यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यही वर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये लिखा हुआ है। ये फिगर गिवन है, कितनी है? 1 लाख। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे पास स्टेप नंबर 1 और 2 सॉल्व करने की जरूरत है। 3 लाख है? न्यू हो गया। अरे 1 लाख होगा, 3 लाख होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, फिगर समझो भी आप, ठीक है जी, 1 लाख मान लेते हैं। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ना तो मुझे स्टेप नंबर 1 सॉल्व करना, ना 2 सॉल्व करना, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का जो जोड़ करके आता है वो स्टेप नंबर ये मुझे दिया हुआ है। उसने सिर्फ कहा स्टेप 3 सॉल्व कर दे, वही मैंने आपको कहा कि पहले मैं स्टेप 3 सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है जी। अब स्टेप 3 के अंदर हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, तब स्टेप नंबर 3 सॉल्व होता है। वो लाइन क्या है भाई, एक बार बोल के बताना। वो लाइन है डिक्रीज इन CA, डिक्रीज मैंने तीर बना दिया नीचे को, आप डिक्रीज लिखेंगे, वो मैंने अपने लिए लिखा बनाया। डिक्रीज का मतलब घटना, ठीक है जी। करंट एसिड का घटना, इसके अपोजिट इंक्रीज इन या लायबिलिटी का बढ़ना। अगर एसिड घटती है तो पैसे आते हैं, ठीक है जी। वजह मैं इसके अंदर कुछ प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं निकाल रहा, कैश फ्लो के अंदर सिर्फ मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पैसा अगर आ रहा हो, इन हो रहा हो, इन फ्लो, तो उसे ऐड में लिख दे, और अगर पैसा जा रहा हो तो उसे माइनस में। मैं कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकलवा रहा इस चैप्टर के अंदर कि आप सब कहो सर कि क्या प्रॉफिट लॉस, नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ देखना कि पैसा आ रहा है इनफ्लो, जा रहा है आउटफ्लो। एसिड अगर घटती है तो पैसा आता है, इस बात का जवाब मैं आपको दे सकता हूं। जैसे सपोज करो आपके पास डेटर है, ठीक है जी, एक डेटर 2020 में आपके पास 1 लाख का था, 2021 में वो डेटर सिर्फ 2000 रुपए का रह गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लाख से डेटर 2000 रुपए क्यों हो गया होगा? पैसे आगे होंगे। डेटर जब घटता है, मतलब करंट एसिड जब घटती है तो पैसा आ जाता है, ठीक है जी। मैं लायबिलिटी का जवाब दे सकता हूँ, ठीक है जी। सपोज करो आपके पास लायबिलिटी थी जिसे आप बोलते हो क्रेडिटर बोल देते हैं। क्रेडिटर क्यों हम बोल देते हैं? शॉर्ट टर्म लोन बोल देते हैं, ठीक है जी। आपने पिछले साल आपके ऊपर 5000 रुपये की शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी, अब वो 5 से बढ़ के 55 हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ? लायबिलिटी बढ़ी है तो पैसा आया ही होगा। आपने सर पैसा, इसके अंदर मैं ये नहीं देख रहा मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ भैया पैसा आ रहा है, हाँ पैसा आ रहा है। तो एसिड जब घटती है तो भी पैसा आता है, इसलिए ऐड में लिखा हुआ है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो भी पैसा आता है, इसलिए ऐड में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसका अगर मैं अपोजिट बोलता हूँ, इसका अपोजिट क्या बोला मैंने? मैं लेस करता हूँ क्या? इसका अपोजिट। अगर एसिड घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाए,
तो पैसा जाता है, और अगर लायबिलिटी घट रही है तो पैसा जा रहा है। लायबिलिटी सपोज करो 5,000 से 500 रुपये रह गई है, इसका क्या मतलब हो गया होगा, आपने पैसा रीपे कर दिया होगा, और यही लॉजिक इस पे बैठता है। ठीक है जी, शुरू करें, पढ़ो। अब बस आपको उन आइटम्स के अंदर ये आइडेंटिफाई करना जो नीचे लिखे हैं वो CA है या CL है, और CA CL के लिए आपको पता होने के लिए आपको हेडिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए, इसलिए कहा था थ्योरी याद। आइटम पढ़ो, सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है डेटर। डेटर एसिड होती है, लायबिलिटी होती है, डेटर एसिड होती है। तो अब हमें पता लग गया एसिड है, तो बस ये और देखना है कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। देखना पहले साल में कितनी थी 80, अगले साल में कितनी हो गई 80 से 60 हो गई, डेटर घट गया है। डेटर घट गया इसका मतलब पैसा आ गया, कितना आ गया होगा 80 60 होगा, डिफरेंस बताना है आपको मुझे, तो 20,000 रुपये का पैसा आ गया होगा, ऐड में लिख दिया। ठीक है जी, ईयर कौन कौन दिए हुए 18 19 चेक करो, 18 से 19 चेक करना, कभी 19 से 18 चेक कर दो, उल्टा हो जाएगा फिर क्वेश्चन। हाँ, आगे क्या दिया हुआ है BR क्या होता है, एसिड लायबिलिटी। BR एसिड लायबिलिटी, एसिड है तो इसका मतलब इन्हें फिर चेक करना है। ठीक है, नहीं बढ़ रहा है घट रहा है, कितने से, पहले क्या था 7 से, अब कितना हो गया, तो BR बढ़ रहा है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। कितने रुपए 3। बच्चे अकाउंट्स में जब मैं कोई नेगेटिव दिखाता हूँ तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, और मेरे से हो जाती है गलती, मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ। नेक्स्ट क्रेडिटर एसिड लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है तो इधर आ जाएगा। कितने रुपए से बढ़ रहा है 5,000 रुपये से, आपकी बात पे विश्वास करके मान लेता हूँ। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, BP है आउटस्टैंडिंग, पहले BP है, एसिड है लायबिलिटी है, बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, यहाँ आ जाएगी। कितने रुपए से 2,000। नेक्स्ट एक मिनट, यहाँ तक किसे डाउट है, मुझे नहीं पता भाई, आप लोगों ने कहा क्रेडिटर तो घट रहा है यहाँ, इसलिए बताया मैंने। बच्चे ये एक लाइन है बच्चे, ये एक ऐसा मत सोचना ये कॉमन, आपने सर एसिड है तो यहाँ लिख दूंगा, अगर यहाँ लिख दूंगा इसका अमाउंट कहाँ लिखूंगा, ये तो एक लाइन ही है बच्चे, ये एक लाइन चल रही है, इस लाइन के अंदर, इसी के अंदर, इसका ऐसा नहीं है कि एसिड के नीचे लिखा तो लायबिलिटी यहाँ लिख दूंगा, ना ना ना, ये एक लाइन है और उसके नीचे मैं ऐसे चलूंगा, इसका भी फिगर यहीं आएगी, इसकी फिगर यहीं आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट BP लायबिलिटी एसिड है, लायबिलिटी है, कितने रुपए की, कितने रुपए से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रुपए से 500। आगे बढ़ो, एसिड लायबिलिटी, एसिड बढ़ रही है घट रही है, घट रही है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 200, और एक्रूड इनकम एसिड लायबिलिटी, एसिड अदर करंट एसेट, इसलिए पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी, मैंने कहा था जब तक वो याद नहीं होंगे आगे चैप्टर हो नहीं पाएंगे। एक चैप्टर तो मैंने बीच में छोड़ दिया, अगर वो कराता तो पूरी थ्योरी याद करवाता पहले बैठ के। हाँ जी, तो फिर भी याद होगी, मतलब मेरा काम अब चल जाएगा, आप लोगों ने इतनी याद कर ली है। मुझे एसिड लायबिलिटी, हाँ क्या है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है तो यहाँ आएगी एक्रूड इनकम, कितनी 100 रुपये, बस है, ब्रैकेट लगाएंगे। आगे बढ़ो, ये क्या होती है भाई, लायबिलिटी है, बढ़ रही है घट रही है, हाँ तो घटेगा ना, 700 जीरो हो गया, 700 का लायबिलिटी घट रही, लायबिलिटी है ना घट, इनकम रिसीव्ड इन 700 जीरो, लो जी, और बस स्टेप 3 चलाना है। कैसे चलेगा स्टेप 3? स्टेप 3 के अंदर आपको CA CL का इंक्रीज डिक्रीज देखना और कुछ नहीं देखना। 700 माइनस 0 करेगा ना,
हाँ घट रही है ना बस, हाँ घट रही है मतलब पहले किसी के 700 रुपये होंगे, अब वो 0 हो गए, इसका मतलब मैंने रीपेमेंट कर दी होगी, ठीक है, या मैंने काम कर दिया होगा। हाँ जी, ऐड करके बताना बच्चों क्या रहा है, 1 लाख में 20 जुड़ जाएंगे, 25 1,25,700, 1,25,700 में जाएगा 1,20,700, 1,19,900, 1,19,000, देखना ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है सही में, अरे वाह, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं मतलब प्लस है माइनस है, कैसे बताया पॉजिटिव है नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट की चीजें कम है, पॉजिटिव की चीजें ज्यादा है, तो इसे हम नाम देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम। क्या मतलब है, फ्लो फ्रॉम, मतलब इसका मतलब है कि इस बार बिजनेस के ऑपरेशन से पैसे आए हैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, इसका मतलब है कि बिजनेस को ऑपरेट करने से पूरे 1 साल के अंदर हमारे पास बिजनेस के ऑपरेशन से इतने रुपए का फ्लो आया है, पैसों का, ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऑपरेशन की, ठीक है जी, कि माल बेच के, सामान बेच के, ठीक है जी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, इसका मतलब ये है। यहां तक किसे डाउट है 2 मिनट देख लो। आपने सर इस क्वेश्चन के लिए आपने वो फॉर्मेट तो ऊपर बना ही रखा था ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तो क्वेश्चन फॉर्मेट था, मैंने यूज कर लिया, ठीक है जी, क्वेश्चन शुरुआत ऊपर से होगी एग्जाम में, और यहां से लेके यहां तक आना पड़ेगा इस आइटम को यहाँ लिखने के लिए। जब मैं पूरी एक एक्टिविटी रहूंगा उसका आइटम यहाँ आएगा, फिर बी बनाऊंगा उसका अमाउंट यहाँ आएगा, सी आएगा उसका अमाउंट यहाँ आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? बस आपको मैंने एक चीज़ सिखाई है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर स्टेप 3 कैसे चलता है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ स्टेप 2 पे, अगर नहीं आया तो मुझे अभी बता दो, मैं दोबारा बता दूँगा, क्योंकि अगर स्टेप चलाने नहीं आएंगे तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा भाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम एक एक्टिविटी के अंदर एक पार्ट पढ़ रहे हैं, मैं पूरा कैश फ्लो नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, पूरा कैश फ्लो तो बहुत बड़ा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस में ऑपरेटिंग के अंदर घुस गया हूँ, उसके अंदर 4 दरवाजे हैं, 4 के अंदर मैं अभी तीसरा दरवाजा समझा रहा हूँ, स्टेप नंबर 3, 1, 2 और 4 अभी रुके हुए हैं। यहाँ तो कोई डाउट है बताओ? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट। अब आपको स्टेप नंबर 2 सिखाता हूँ, ठीक। नेक्स्ट पढ़ना बच्चों कौन सा, स्पेस लिमिटेड है, हाँ है ना वो एक्स, अब हम नई बुक से पढ़ेंगे भाई, स्पेस लिमिटेड। चलो जी, अब वापस नहीं पे आ जाओ, नोट कर रहे हो कोई, कर लो वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये इलस्ट्रेशन डिलीट नहीं करना चाहिए था, सब नई बुक से। स्टेप 3 सिखाना अलग जरूरी है, अब कर दो, बहुत बढ़िया। एक बार फॉर्मेट बनाता हूँ मैं, और उसी फॉर्मेट पे मैं 2-3 दिन बनाए रखता हूँ, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बार बार। जैसे वो याद है आपको, मैंने एक क्वेश्चन कराया था बैलेंस शीट वाले, एक ही फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन करा दिए थे 6 के 6, ये भी क्वेश्चन चैप्टर वैसा सही, एक बार फॉर्मेट बनाता हूँ ऑपरेटिंग का, उसी पे चल जाता है फॉर्मेट। चलो जी पढ़ना बच्चों, स्पेस लिमिटेड कौन सा है क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ना। चलो जी, हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। फिर हम एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है जी। फिर थोड़ा स्पेस चलता है,
2-4 लाइन का स्पेस छोड़ के फिर हम यहाँ लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर हम एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, एड डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL। और इसके अपोजिट लिखता हूँ मैं जैसे 3-4 आइटम ही आते हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि 2 आएंगे 3 आएंगे बाद में। अभी प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा मैं आपको, प्रेजेंटेशन कैसे मेंटेन होती है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। फिर 2-4 लाइन का इस पे छोड़ के हम लेस लिखते हैं, इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पेस लिमिटेड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख फॉर द ईयर 31 मार्च आफ्टर कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये वाला अमाउंट दिया हुआ है, ये कितने रुपए प्रॉफिट है, ये 5 लाख रुपए का। ठीक है जी, कुछ आइटम्स गिवन है उन आइटम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन आइटम को हम बोलते हैं नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी बच्चों, नॉन कैश आइटम का मतलब वो होता है वो खर्चा जो हुआ तो है लेकिन उसकी वजह से पैसे का आउटफ्लो नहीं हुआ। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन PL में लिखा जाता है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट्स तो घटती हैं लेकिन कैश का फ्लो नहीं होता बाहर। जैसे मैं कहूँ जी मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो सैलरी इसका मतलब नगद दिया होगा। मैंने कहा जी मैंने रेंट दिया तो रेंट पैसों में दिया ही होगा। लेकिन मैं कहा जी मैंने डेप्शन लगाया अपनी एसेट्स के ऊपर, डेप्रिशिएशन लगाया तो पैसे तो बाहर नहीं गए, बस उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, एक डेप्शन है और दूसरा कुछ राइट ऑफ हो जाए, चाहे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो आप लोगों ने पढ़े हैं, फ्रेंचाइजी फीस जो आप पढ़ते थे, ये सभी नॉन कैश आइटम है। यहाँ 2 आइटम लिखे हुए हैं, नॉन कैश तो समझा दिए, डेप्शन और गुडविल का राइट ऑफ हो जाना। नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब है कि जो बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं है। ठीक है जी, बिजनेस से संबंधित तो है लेकिन बिजनेस के डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपको डिविडेंड की इनकम आ जाए, भाई आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से आपको डिविडेंड की इनकम आ गई, तो आप बिजनेस अच्छा चलाते हो, बेकार चलाते हो, नहीं चलाते हो, डिविडेंड तो वैसे भी आता है दूसरी कंपनी से। आपने बैंक में FD करा रखी है, आपको वहां से इंटरेस्ट आ रहा है हर साल का, तो आप अपना बिजनेस अच्छा चलाओ, बेकार चलाओ, बढ़िया चलाओ, ना चलाओ, ठीक है, तो क्या उस इंटरेस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इस तरह की इनकम, इस तरह के आइटम्स को हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोलते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेशन में नहीं है। ठीक है जी, तो वो भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट का मतलब है अगर इनकम है तो लेस कर दूंगा और अगर खर्चे हैं तो ऐड कर दूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको एक चैप्टर छोड़ दिया है, वो है अकाउंटिंग रेशियो, उसके अंदर उसका जवाब है। ठीक है जी, अभी के लिए आप इसे रटें। ठीक है जी, हम ऐड करेंगे खर्चों को। खर्चा होता है सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, खर्चा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे है? ये बस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ऐड कर लो। कितने रुपए का? 87। ये आपको याद हो जाएंगे आइटम 2-3 दिनों में। गेन ऑन सेल इनकम है, लेस कर लो। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जमीन बेचने पे आपको फायदा हुआ है, हटा दो इसे, ये बिजनेस के ऑपरेशन की इनकम नहीं है। नेक्स्ट, ब्रैकेट लगाना भूल गया, देखो। नेक्स्ट ऐड कर लो इसे। लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या है ये? इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट बेचोगे उस पर आपको नुकसान होगा, कितने रुपए का? 48,000 का। और क्या दिया हुआ है? ऐड कर लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर इशू करने पे खर्चा हो रहा है, ठीक है जी, वो राइट ऑफ कर रहे हो। करते नहीं आप? याद है वहां करते थे, लास्ट एंट्री डालते थे जब आप शेयर इशू, डिबेंचर इशू करते, लास्ट एंट्री कहते थे सर इसे सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर दूं, तो आप एंट्री करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ PL2 इंटरेस्ट या लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू, वो ट्रांसफर मारते हैं, ये वही है। तो आपने खर्चा हुआ उन्हें आप राइट ऑफ कर रहे हो। ठीक है जी, कितना है? 25,000 रुपये का। और तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ना, और कोई आइटम नहीं है। ठीक है जी, उठा के इसे ऐड लेस कर दो इसमें से। किस में से? इस 5 लाख में ये ऐड और लेस कर दो और मेरी फिगर बताओ क्या आ रही है। 5 लाख में ये सब ऐड हो जाएगा, क्या आएगा भाई?
5 लाख। बुक में कैसे कर रखा है वो भूल जाना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। 5,55,000 ये आ रहा है, ये आ रहा है। स्टेप नंबर 1 दिया हुआ था, मैंने बुक से लिखा है। स्टेप नंबर 2 भी बुक में लिया हुआ था, लेकिन बस मुझे पता लगाना था ऐड क्या होता है, लेस क्या होता है। खर्चों को ऐड करूंगा, इनकम को घटाऊंगा, इनकम को लेस करूंगा। ठीक है जी, क्यों जवाब नहीं दिया मैंने, बस करना है। स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो गया, 2 सॉल्व हो गया। 1 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है जी, अब इसमें मुझे स्टेप नंबर 3 को रन करना है। स्टेप नंबर 3 के लिए मुझे CACL पता होना चाहिए, आगे पेज पढ़ो, CACL दिया हुआ है। पढ़ना जी क्या क्या दिया हुआ है। पढ़ना जी क्या क्या दिया, जल्दी पढ़ना। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री CACL है, एसिड है। घट रही है बढ़ रही है जी, किधर से किधर देखना ये भी जरूरी है बच्चों। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक है, हम उल्टा देख लेते हैं। हमें 24 से 25 देखना है। बुक है ना आप दोनों के पास, कोई बात नहीं भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक में देखना आप लोगों को जरूरी है, मैं तो आप लोगों से देख कर काम चला लूँगा। घट रही है तो घटी हुई आएगी इन्वेंट्री। हाँ जी, घट रही है बढ़ रही है, घट रही है तो पैसा आ जाएगा। और बताओ, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, रिसीवेबल 3,000 से आगे बढ़ो। इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज तो प्रीपेड होता क्या है, प्रीपेड यहाँ आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस 4,000। देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी, किसी ने नहीं मुझे उसके लिए कहा कि मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा इसे मैं ऐड कर दूंगा, होगा माइनस। नेक्स्ट, छोड़ दो भैया, कैश इन हैंड, कैश इसका कोई यूज़ नहीं है। आपने सर क्यों, कैश तो CA नहीं होता, होता है यहाँ, यूज़ नहीं करना। नहीं करेंगे यूज, कैश और बैंक को छोड़ देना बच्चे। नेक्स्ट, पेबल लाइबिलिटी है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज पेबल 12। नेक्स्ट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज यहाँ आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 4,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, छोड़ दो इसे। और बताओ, बस बस एडलेस करो। 55,000, 5,55,000 में इन्हें ऐड करो, लेस करो, तो क्या है 4 3 7 7 कर लो, इसमें से 7 ये जाएगा 11 11 15 15 और 2 27 27,000 जोड़ लो 5,55,000 में। 5,80,000 देखना आंसर क्या आ रहा है। इसे हम क्या नाम देंगे, नेट कैश फ्लो, प्लस है ना, फ्लो है, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक किसे डाउट है, यूज्ड इन, फ्लो फ्रॉम की जगह यूज्ड इन, यूज्ड इन की जगह फिर फ्लो फ्रॉम आता है। कह रहा मैंने लेस लिख तो दिया, वो कह रहा मैंने लेस लिख दिया, इसका मतलब मैंने तो लेस ही किया हो ना। आप लोगों के लिए मैं लिखता हूँ ब्रैकेट लगा के, क्योंकि बच्चे हमारी आदत थोड़ी ख़राब है, मेरे से अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में दिखती मैं उसे ऐड ही कर देता हूँ, और ऐसी गलतियाँ होंगी मेरे से आगे देखना। मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाऊँगा, आंसर मैच ही नहीं करेगा, तो एक ब्रैकेट की वजह से गलती हो जाती है। नहीं, अकाउंट में माइनस नहीं चलता, मुझे ब्रैकेट चलता है। ठीक है जी, और बताओ जी, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। लाओ जी एक क्वेश्चन और देखेंगे आज, फिर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, स्टेप नंबर 1 2 पूरे हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन हाँ 7th हो जाएगा, 7 देखते हैं, फिलिप्स लिमिटेड। नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, इलेक्शन 7 नहीं हो पाएगा, इसके लिए स्टेप नंबर 1 की नॉलेज पड़ेगी, कल ही करेंगे। बस आज इतना ही रखते हैं और नहीं, चलो जी बाय बाय।